कल मैंने आप लोगों को बताया था हाउ टू वर्क विथ इंटरेक्टिव मोड। तो इंटरेक्टिव मोड में मैंने बताया था कल आप लोगों को आपको सीएमडी ओपन करना है और सीएमडी में पाइथन टाइप करनी है। आपका ये इंटरेक्टिव मोड ओपन हो जाता है। इसके बाद मैंने बताया था इसमें ओएस नाम की लाइब्रेरी होती है और ओएस डॉट सिस्टम और सीएलएस करने पे स्क्रीन आपका क्या होता है, क्लियर हो जाता है। यहाँ तक बताया था। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालो। इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कीवर्ड्स के बारे में, तो हेडिंग डालो कीवर्ड्स इन पाइथन। अब कीवर्ड होता क्या है? सम सिस्टम डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं which have specific meaning। तो हर लैंग्वेज में आपको कुछ सिस्टम डिफाइन रिजर्व वर्ड्स मिलेंगे जिनकी फिक्स मीनिंग होती है। मतलब जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उसी पर्पज के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब पाइथन में इन पाइथन टोटल कीवर्ड्स आर 35। तो इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि पाइथन में टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड कितने होते हैं, तो आप बताओगे कि पाइथन में टोटल कीवर्ड कितने होते हैं, 35। हाउ टू सी ऑल लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। अब सारे कीवर्ड्स आपको याद तो होंगे नहीं, तो अगर आपको कीवर्ड का लिस्ट देखना है तो कीवर्ड का लिस्ट देखने के लिए एक लाइब्रेरी बना दी गई कीवर्ड नाम से। तो इस लाइब्रेरी का यूज करके आप कीवर्ड का लिस्ट देख सकते हो। आई बात समझ में? और जब हम आगे वेरिएबल बनाना सीखेंगे तो वेरिएबल नेम में कभी भी आपका कीवर्ड नहीं आएगा। तो गलती से कीवर्ड के नाम से अगर आपने वेरिएबल बना दिया तो सिंटैक्स एरर आएगा। तो कीवर्ड की स्पेसिफिक मीनिंग होती है, जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उसी पर्पज के लिए आप उसको यूज करोगे। क्लियर? जैसे कल मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी लाइब्रेरी को यूज करना है तो आपको इंपोर्ट लिखना होता है, और इंपोर्ट भी आपका क्या है, एक कीवर्ड है। और इंपोर्ट का यूज केवल लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए होता है, इसको और कहीं आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है? तो अगर आपको कीवर्ड का लिस्ट देखना है तो आप यहाँ पे लिखोगे कीवर्ड, और इस कीवर्ड लाइब्रेरी के अंदर AW लिस्ट नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। तो जैसे ही कीवर्ड डॉट KW लिस्ट करोगे अब आपका सारा कीवर्ड का लिस्ट आ जाएगा। नोट कर लो। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि कीवर्ड का लिस्ट हम देखेंगे कैसे, तो आपको बताना है कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। सारी बात समझ में? तो अब जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपके 35 जो कीवर्ड हैं उनका लिस्ट आपको दिख जाएगा। और जैसे जैसे आप पाइथन पढ़ते जाओगे
एक एक कीवर्ड का यूज आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा कीवर्ड आप कब यूज करोगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इंटर किया सारे कीवर्ड के लिस्ट आ गए। तो जब आप इसको काउंट करोगे यहाँ से यहाँ तक तो 35 होंगे। और इसके अंदर आपको इंपोर्ट मिल गया। तो इंपोर्ट भी आपका क्या है, एक कीवर्ड है। और इंपोर्ट का काम है बस लाइब्रेरी को कॉल करना, इसको और आप कहीं यूज नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हम पाइथन पढ़ते जाएंगे एक एक कीवर्ड का यूज आपको पता चलता जाएगा। क्लियर। अब इसमें लिख लेना 3 कीवर्ड ऐसा है जिसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर। तो ट्रू, फॉल्स और नन, ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिसका पहला लेटर आप कैपिटल दोगे। सारी बात समझ में? तो ये नोट कर लेना। इस 35 कीवर्ड में 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो अगर आपने ट्रू, फॉल्स और नन में स्मॉल लिख दिया तो फिर वो काम नहीं करेगा। सारी बात समझ में? तो पाइथन आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जो चीजें कैपिटल है उसको कैपिटल देना है और जो स्मॉल है उसको स्मॉल देना है। इतना क्लियर? अब इसमें आपको एक टाइम नाम की लाइब्रेरी मिलेगी और इस टाइम लाइब्रेरी के अंदर आपका ASC टाइम नाम का एक फंक्शन मिलेगा जो आपका करंट डेट और टाइम बताएगा। बता रहा है? तो टाइम लाइब्रेरी के अंदर आपको ASC टाइम नाम का फंक्शन मिलेगा जो करंट डेट और करंट टाइम बताता है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? इतना क्लियर? नोट डाउन कर लिया सबने? तो इन सब लाइब्रेरी का आगे यूज आएगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो इन सब लाइब्रेरी को हम आगे यूज करेंगे। ठीक है। अब जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, कुछ शॉपिंग करते हो तो OTP आता है। अब मान लो आपसे बोल दिया गया कि पाइथन में आपको OTP जनरेशन का प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, हर बार OTP अलग अलग आता है ना। तो उसके लिए कोई भी आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लाइब्रेरी बना दी। तो इसमें आपको एक रैंडम नाम का लाइब्रेरी मिलेगा जो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए होता है। आ रही बात समझ में? अब इस रैंडम लाइब्रेरी के अंदर एक आपको रैंडिन नाम का फंक्शन मिलेगा और इसमें आपको रेंज देना होगा। मान लो मैंने 2, 10 दे दिया, तो अब ये हर बार 2 से 10 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा। आप नहीं बता सकते कि क्या आएगा, रिपीट भी हो सकता है। 2 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है, हर बार अलग अलग आ रहा है। आ गई बात समझ में? लिख लो। तो इस रैंडम लाइब्रेरी के अंदर आपको रैंडिन नाम का फंक्शन मिलेगा जिसमें आपको रेंज देना होगा, स्टार्ट वैल्यू और इंड वैल्यू। तो जो स्टार्ट और इंड वैल्यू आप दोगे उसी के बीच का वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा। आ रही बात समझ में? और इसमें कोई एक नंबर अगर आ गया तो रिपीट भी हो सकता है। आ रही बात समझ में?
और यहाँ पे 2 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा। अब इसी रैंडम लाइब्रेरी के अंदर आपका एक रैंडम नाम का फंक्शन भी मिलेगा, और इसमें आप रेंज नहीं दे सकते। इसमें जो रेंज लेगा वो 0.0 से 1.0 के बीच में लेगा। इसका रेंज लिख लेना, 0.0 से 1.0 के बीच में आएगा। यानी कि अगर आपने रैंडम वाला फंक्शन यूज कर लिया तो ये जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा वो फ्लोट में आएगा। आ रही बात समझ में? और कभी भी 0.0 नहीं आएगा और कभी भी 1.0 नहीं आएगा, एक्सक्लूड होगा, इसके बीच में आएगा। कुछ भी आ सकता है, आप नहीं बता सकते क्या आएगा। आ रही बात समझ में? हर बार अलग अलग आ रहा है। तो जो रेंज है वो 0.0 से 1.0 के बीच में लेगा। तो रैंडम फंक्शन में आप रेंज नहीं दे सकते। रैंडम में दे सकते हो, रैंडम में नहीं दे सकते। कोई डाउट? हाँ बताओ। हाँ, वो कमेंट है। इतना क्लियर? तो जब भी आपको रैंडम नंबर जनरेट करना होगा ये लाइब्रेरी यूज करनी होगी। ठीक है? कोई कंफ्यूजन अभी तक? अब वो बताने जा रहे। तो अब अगर आपको इसी लाइब्रेरी का यूज करके ओटीपी जनरेशन का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए क्या करोगे? तो इस रैंडम लाइब्रेरी के अंदर आपको एक फंक्शन मिलेगा रैंड रेंज का नाम से, रैंड रेंज। तो इस लाइब्रेरी का आप यूज करोगे ओटीपी जनरेशन का प्रोग्राम बनाने के लिए। मान लो आपको 5 डिजिट का ओटीपी जनरेशन का प्रोग्राम बनाना है, तो स्टार्टिंग में मैंने ये दे दिया 5 × 1, और इंड वैल्यू क्या दे दी, ये। अब जब आप रन करोगे ना तो ये 5 डिजिट का ओटीपी जनरेशन का प्रोग्राम आएगा, और कभी भी ये ये 1 1 नहीं आएगा और कभी भी ये नहीं आएगा, इसके बीच में आएगा। और एक बार जो वैल्यू आ गई वो रिपीट नहीं होगा। तो देखो, ओटीपी जनरेशन का प्रोग्राम बन गया, हर बार अलग अलग आ रहा है, कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो इसका यूज करके आप ओटीपी जनरेशन का प्रोग्राम बना सकते हो। तो बस एक लाइन का आपको कोड लिखना है, आपका ओटीपी जनरेशन का प्रोग्राम बन गया। तो रैंड रेंज में आप स्टार्ट वैल्यू दोगे और इंड वैल्यू दोगे, इसी के बीच का वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और ये वैल्यू एक्सक्लूड होगा, ये भी एक्सक्लूड होगा। और कभी भी एक बार जो नंबर आ गया वो इसमें रिपीट नहीं होगा। रैंडिंट में तो रिपीट हो रहा था, इसमें रिपीट नहीं होगा। क्लियर हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब अगर आपको पता करना हो कि रैंडम लाइब्रेरी के अंदर और कौन कौन से फंक्शन हैं, तो कल बताया था हेल्प का यूज करके पता कर सकते हो। तो आप हेल्प का यूज करके और रैंडम लाइब्रेरी के बारे में आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर और कौन कौन से फंक्शन है। तो पूरा डिटेल में आपको सारा बता देगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। कोई डाउट? तो ये सब चीजें कल बता दी थी मैंने। तो अब तो आप लोगों को इंटरेक्टिव मोड में काम करना आ गया, और एग्जिट से बाहर निकलते हैं, बताया था कल।
तो इन क्या, हाँ हाँ जितना देना दे दो। तो स्टार्ट और इन दोनों सेम देना होगा। अगर स्टार्ट 5 डिजिट दे रहे हो तो इन में भी 5 डिजिट देना होगा। अगर आप 7 दे रहे हो स्टार्ट में तो इंड में भी आपको 7 देना होगा। नहीं, और मल्टीपल डिजिट का ओटीपी नंबर आएगा। रैंडम में मल्टीपल डिजिट का नहीं आता, 2 ही डिजिट का आता। ठीक है, उसमें बार बार रिपीट होगा। ठीक है, और रिपीट तो कभी होना नहीं चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर। चलो, इस तरह से हमने इंटरेक्टिव मोड देख लिया। अब दूसरा हेडिंग डालो, हाउ टू वर्क विथ स्क्रिप्ट मोड। 3 मोड लिखवाया था कल। तो हमने इंटरेक्टिव मोड देख लिया कि इंटरेक्टिव मोड में हमें कैसे काम करना है। यहाँ तक कोई डाउट? अब जो मैं स्क्रिप्ट मोड बता रहा हूँ ये इंटरव्यू में आपसे पूछेगा। मान लो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपको पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना है, सिंपल सा नोटपैड ओपन करके आपको पाइथन का प्रोग्राम बनाना है और उसको सीएमडी के थ्रू रन करना है। तो ऐसा करने के लिए आप कौन सा मोड यूज करोगे? स्क्रिप्ट मोड। तो हमें इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड पे काम नहीं करना, काम हमें तीसरे वाले पे करना है, आइडल पे। ये दोनों बस इंटरव्यू पर्पज से था। इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आपको बताना है। क्लियर? तो स्क्रिप्ट मोड का एडवांटेज सबको क्लियर हुआ। हमें पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना, सिंपल सा नोटपैड ओपन करके एक पाइथन का छोटा सा प्रोग्राम बनाना है और उसको सीएमडी के थ्रू क्या करना है? रन करना है। तो देखें, तो मैंने कुछ नहीं किया, नोटपैड ओपन किया और नोटपैड ओपन करने के बाद मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड करने का। अब यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन का कोड एक साथ लिख सकते हो। इंटरेक्टिव मोड में तो ऐसा नहीं था, एक लाइन एक बार में एक ही लाइन का कोड लिख रहा था। अब यहाँ पे मैंने एक 2 नंबर को ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। नोट कर लो, नोटपैड ओपन करके हमने ये छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड करने का। नोट कर लो। हो गया यहाँ तक? अब इसको सेव करते समय आपको ध्यान देना है कि जब भी आप इसको सेव करोगे ना, तो सेव करते समय आपको यहाँ पे सेव एज टाइप ऑल फाइल्स लेना मैंडेटरी है। अगर ऑल फाइल्स अगर आपने नहीं लिया तो फिर ये टेक्स्ट की फाइल बन जाएगी और उस केस में पाइथन का कोड रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लोगे? ऑल फाइल्स, और इसको मैंने डेस्कटॉप पे test.py नाम से सेव कर दिया। अब यहाँ एक्सटेंशन आपको देना मैंडेटरी है, तभी तो पाइथन का प्रोग्राम बनेगा। इतना क्लियर? नोट कर लो। सेव करते समय एक तो आपको सेव एज टाइप में ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और फाइल का नाम मैंने दे दिया test.py और इसको मैंने डेस्कटॉप पे क्या किया? सेव किया। ठीक है, तो आपको सिंपल सा नोटपैड ओपन करके प्रोग्राम बनाना है और डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से एक्सटेंशन .py दे के इसको क्या करना है? सेव करना है।
इतना समझ में आ गया सबको? अब सेव करने के बाद आप क्या करोगे? तो इस फाइल को आपने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, इसको रन करना है ना? तो रन कैसे करेंगे? मैंने cmd ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट। अब मैं कहाँ पे जाऊंगा? पहले cd करके मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, क्योंकि हमने फाइल कहाँ पे सेव की है, डेस्कटॉप पे। तो किसी किसी के लैपटॉप में डायरेक्ट डेस्कटॉप नहीं होता, वन ड्राइव होगा, वन ड्राइव के अंदर होगा। तो पहले आप cd करके वन ड्राइव करोगे, फिर उसके बाद cd करके डेस्कटॉप करोगे, तब आएगा। आ रही बात समझ में? तो किसी किसी में लैपटॉप में डायरेक्ट cd डेस्कटॉप करोगे तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आप cd वन ड्राइव करना, और वन ड्राइव के अंदर जाने के बाद फिर cd डेस्कटॉप करना। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे cd डेस्कटॉप किया। cd का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी कमांड होता है cmd का। तो अब मैं डेस्कटॉप के अंदर चला गया। अब मैं यहाँ पे रन करने के लिए कमांड दूंगा पाइथन और उस फाइल का नाम। अब जैसे ही मैं ये कमांड दूंगा, अब आपका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आ गया, 2 नंबर को ऐड करके नोट कर लो। तो इस तरह से हमने पाइथन का कोई सॉफ्टवेयर ओपन भी नहीं किया, सिंपल सा नोटपैड ओपन करके, और मैंने उसको cmd के थ्रू क्या किया, रन कर लिया। तो इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपको पाइथन का कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना है, आपको सिंपल सा नोटपैड ओपन करके प्रोग्राम बनाना है, और उसको cmd के थ्रू क्या करना है, रन करना है। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो जैसे ही आप ये कमांड देके इंटर करोगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है? तो स्क्रिप्ट मोड भी समझ में आ गया सबको? अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग वाली क्लास में पाइथन का पीवीएम का आर्किटेक्चर बताया था, याद है? कुछ ये वाला स्टेप्स मैंने बताया था कि पाइथन में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, पीवाईसी फाइल बनाता है ना? पहले वो पीवाईसी फाइल बनाता है, और ये पीवाईसी फाइल रैम पे सेव होती है, और इसी बाइट कोड को इंटरप्रेटर रीड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तब जाके आपका आउटपुट आता है। बताया था? अब मैं चाहता हूं कि ये जो बाइट कोड है, इसको मैं सेव करके देखना चाहता हूं कि बाइट कोड होता कैसा है। ठीक है? तो इंटरव्यू में आपसे बोलेगा कि बाइट कोड की फाइल को सेव करने का कमांड क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट तो बाइट कोड सेव होता नहीं है, रैम पे होता है, और रैम पे तब तक ये स्टोर रहता है जब तक कि आप प्रोग्राम रन कर रहे हो। जैसे ही आपने प्रोग्राम बंद किया, ये फाइल अपने आप क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। बताया था? अब मैं चाहता हूँ कि ये फाइल मेरे हार्ड डिस्क पे सेव हो, मैं इसके कोड को देखना चाहता हूँ कि बाइट कोड होता कैसा है। तो मैंने बताया था कि बाइट कोड को यूजर रीड नहीं कर सकता, ये केवल सिस्टम ही रीड कर सकता है। बताया था? तो अब इस बाइट कोड को अगर मेरे को सेव करना है, अभी तो आपको बस पाइथन का ये फाइल दिख रहा है। अभी जब मैंने इसको रन किया तो कोई भी आपकी पीवाईसी फाइल तो नहीं सेव हुई। अब अगर पीवाईसी फाइल सेव करना है तो उसका कमांड होता है, ध्यान से सुनना, पाइथन और -m।
एम का मतलब मॉड्यूल, ठीक है। और इसके बाद आपको कमांड लिखना होगा py_compile, और उसके बाद जिस फाइल का आपको पीवाईसी फाइल बनाना है उस फाइल का नाम। तो जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे, अब आपका डेस्कटॉप पे इस फाइल का पीवाईसी फाइल सेव हो जाएगा। रैम पे तो बन ही रहा है, साथ साथ हार्ड डिस्क पे भी सेव हो जाएगा। तो कमांड नोट कर लो। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि पीवाईसी फाइल सेव करने का कमांड क्या है, तो यही बताना है, python-m py_compile और फाइल का नाम। एम का मतलब होता है मॉड्यूल, लाइब्रेरी, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? तो ये सब इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब जैसे मैं ये कमांड चलाया, आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, आउटपुट में कुछ नहीं आया। लेकिन डेस्कटॉप पे जाके देखोगे तो वो पीवाईसी फाइल बन चुकी होगी। देखें, ये देखो बन गया, पहले तो नहीं था। पाई कैसे के नाम से बन गया फोल्डर, और इसके अंदर वो फाइल बन गई। इसका अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो क्या है, .pyc है, पाइथन कंपाइल कोड है। अब अगर मैं इसके कोड को देखना चाहता हूँ कि बाइट कोड होता कैसा है, तो आप इसको ओपन विथ नोटपैड कर लो। हाँ, पढ़ पा रहे हो? तो ये सिस्टम रीडेबल होता है, यूजर रीडेबल नहीं होता। तो इंटरप्रेटर इसी बाइट कोड को रीड करता है, इंटरप्रेटर कभी भी सोर्स कोड को रीड नहीं करता। तो इस फाइल की हमें कोई ज़रूरत तो थी नहीं, इसलिए पाइथन में एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि ये फाइल रैम पे तब तक स्टोर रहती है जब तक कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, क्योंकि इस फाइल की हमें कोई ज़रूरत है नहीं। फालतू में अगर सेव कर रहा होता तो हार्ड डिस्क का मेमोरी कंज्यूम करेगा, और C++ जावा में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ये फाइल बनती है, हार्ड डिस्क पे सेव होती है, फालतू में हमारा हार्ड डिस्क कंज्यूम करता है मेमोरी, जबकि हमें इस फाइल की कोई ज़रूरत नहीं। तो पाइथन का ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। हमारे मेमोरी को क्या करता है, सेव करने का भी काम करता है। लेकिन अगर हम इसको सेव करना चाहें तो ये कमांड देके सेव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अब आप लोगों को इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड अच्छे से समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? और यहाँ पे एग्जिट से क्या करोगे, बाहर आ जाओगे। तो अब आप लोगों को इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में कैसे कैसे काम करना है सबको क्लियर हो गया? तो अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ, इसी पे हमें काम करना है स्टार्टिंग से लेके अंत तक, ठीक है। इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट जो बताया मैंने वो इंटरव्यू पर्पज से था। तो अब हेडिंग डालो, हाउ टू वर्क विथ आइडल मोड। तो मेन हमें आइडल पे ही काम करना सीखना है। अब जब आप आइडल मोड में काम करोगे तो इसके कुछ शॉर्टकट कीज हैं, उसको आप याद रखना होगा। तो लिखो, फॉर क्रिएट अ न्यू फाइल। अगर आपको आइडल में एक नई फाइल बनानी है तो शॉर्टकट होगा Ctrl+N। फॉर सेव अ फाइल, आइडल में किसी फाइल को अगर आपको सेव करना है तो Ctrl+S की होता है। फॉर रन अ प्रोग्राम, आइडल में आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उसको अगर आपको रन करना है
तो F5 की प्रेस करना होगा। फंक्शन की होता है तो फंक्शन की में F5 की मिलेगा। तो ये तीनों शॉर्टकट की आपको याद रखना है, नई फाइल बनाने के लिए, सेव करने के लिए और प्रोग्राम को रन करने के लिए। यहाँ तक हो गया सबका? तो अब हम आइडल पे काम कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले रन में जाना है और यहाँ पे आईडीएलई टाइप करना है। तो आपको आइडल का इस तरह का आइकॉन आ जाएगा और ये पाइथन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, बताया था। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन होगा। आ रही बात समझ में? अगर आपको साइज छोटा बड़ा करना है फॉन्ट का, तो यहाँ पे ऑप्शन में जाना और कॉन्फ़िगर आइडल में जाके यहाँ साइज बड़ा कर लेना। मैंने बड़ा किया हुआ है, 29 किया हुआ है, इसलिए साइज बड़ा आ रहा है। ठीक है, आप लोग में 20 आ रहा होगा, 20 साइज बहुत ही छोटा होगा, तो यहाँ से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। कोई डाउट? अब आपका ये जो इंटरफेस ओपन हुआ आइडल का, यहाँ पे आपको प्रोग्राम नहीं बनाना, ये आउटपुट वाला विंडो है। अगर यहाँ पे प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे तो एक बार में एक ही लाइन का कोड लिख पाओगे। तो जब भी आपको प्रोग्राम बनाना होगा हमेशा नया पेज लेके बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे? सबसे पहले फाइल में जाके न्यू फाइल करोगे, या अभी मैंने शॉर्टकट लिखवाया, कंट्रोल एन लिखवाया, तो ये वाला शॉर्टकट की यूज करोगे। या तो ये वाला शॉर्टकट की यूज कर लो या फाइल में न्यू फाइल पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो जैसे ही फाइल में न्यू फाइल पे क्लिक करोगे एक नया विंडो आएगा। तो वो विंडो आउटपुट का विंडो था और ये विंडो इनपुट का है। तो जब भी आपको प्रोग्राम बनाना होगा आपको न्यू फाइल लेना मैंडेटरी। इतना क्लियर? अब यहाँ पे मैंने वही 2 नंबर को ऐड करने का छोटा सा प्रोग्राम बनाया। और कल बताया था डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा, कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है? जब भी आप फंक्शन यूज करोगे उसका कलर पर्पल होगा, जब कोई मैसेज लिखोगे उसका कलर ग्रीन होगा, जब कोई वेरिएबल बनाओगे तो उसका कलर ब्लैक होगा। तो कलर कॉम्बिनेशन को देख के आप बता सकते हो कि कहाँ पे कोड आपने गलत लिखा। आई बात समझ में? अब इसको मैंने क्या किया, फाइल में जाके सेव कर दिया। तो डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया। अब सेव करते समय आपको यहाँ पे केवल फाइल का नाम देना है, एक्सटेंशन नहीं देना, एक्सटेंशन वो खुद लेगा .py। ठीक है, तो अब आपको आइडल में प्रोग्राम बनाना और सेव करना क्लियर हो गया? लिख लो। तो आपको आइडल में सबसे पहले न्यू फाइल लेना है और न्यू फाइल लेने के बाद ये प्रोग्राम बनाना है और इसको आप डेस्कटॉप पे क्या करोगे, सेव कर दोगे किसी भी नाम से। सेव करते समय एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन वो खुद लेगा .py। इतना समझ में आ गया? अब रन करने के लिए शॉर्टकट क्या बताया था, F5। तो या तो आप F5 की प्रेस करो या रन मेनू में, आपका रन मॉड्यूल में शॉर्टकट दिख रहा है, तो या तो आप रन मॉड्यूल में इस पे क्लिक कर दो या शॉर्टकट F5। तो जैसे ही आप रन करोगे आपका आउटपुट आ गया। तो ये आउटपुट का विंडो अलग है, इनपुट का विंडो अलग है। कोई डाउट? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? तो मेन आपको अब से
आइडल पे ही प्रोग्राम बनाना सीखना है। इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट तो बस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया था, इंटरव्यू के लिए। काम हमें सारा किस पे करना है? आइडल पे। अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलो आगे देखो। तो अब आइडल पे प्रोग्राम कैसे बनाना है, कैसे रन करना है, समझ में आ गया ना? तो एक बार करके देख लेना, कोई डाउट होगा तो फिर कल पूछना। अब आप लिखो हेडिंग, हाउ टू क्रिएट कमेंट लाइन। दो तरह का कमेंट लाइन आप बना सकते हो। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है। तो आप लिख लेना कि अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो हैच साइन लगाना होता है। कौन सा साइन? हैच। और अगर आपको मल्टीपल लाइन को कमेंट बनाना है तो मल्टीपल लाइन कमेंट बनाने के लिए स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट और लास्ट में ट्रिपल कोट लगाना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैच और मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल कोट। अब ये पॉइंट नोट कर लेना कि किसी भी लाइन को अगर आपने कमेंट लाइन बना दिया तो उस लाइन को इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। उस लाइन को केवल यूजर तो रीड कर सकता है, सिस्टम रीड नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो किसी भी लाइन को अगर आपने कमेंट बना दिया तो उस कमेंट लाइन को इंटरप्रेटर कभी भी रीड नहीं करेगा। उसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? अब जैसे मान लो मैंने इस लाइन को कमेंट बना दिया तो देखो कलर रेड हो गया। कलर रेड होने का मतलब आपका ये कमेंट लाइन बन गया। अब जब मैं रन करूंगा तो अब वो एरर शो कर देगा। एरर शो क्यों करेगा? क्योंकि मैं यहाँ पे सी को डिस्प्ले कर रहा हूँ और सी तो है ही नहीं, इस लाइन को तो वो रीड ही नहीं कर रहा। तो एरर आएगा ना। ये देखो क्या बता रहा है कि जो आप सी को डिस्प्ले कर रहे हो, सी वेरिएबल के बारे में उसको पता नहीं। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने इस लाइन को क्या बना दिया? कमेंट बना दिया। क्लियर हुआ? तो जब भी आप किसी भी लाइन को कमेंट बनाओगे तो उस लाइन को इंटरप्रेटर रीड नहीं करता। यूजर तो रीड कर सकता है, सिस्टम रीड नहीं करेगा। अब अगर आपको मल्टीपल लाइन को कमेंट बनाना है तो स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट दे दोगे और लास्ट में ट्रिपल कोट दे दोगे। अब आपका ये तीनों लाइन क्या बन गया? कमेंट बन गया। अब आपका इंटरप्रेटर बस इस लाइन को रीड करेगा और इस लाइन को जैसे ही रीड करेगा एरर शो कर देगा, क्योंकि हम सी को डिस्प्ले कर रहे हैं और सी तो उसको पता ही नहीं। इतना समझ में आया? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कमेंट लाइन हम बनाते क्यों हैं, इसका एडवांटेज क्या है ना? तो आपको ये बताना है। अभी मैंने ये प्रोग्राम बनाया, तो मैंने बनाया तो मेरे को तो पता है कि ये दो नंबर को ऐड करने का मैंने प्रोग्राम बनाया। लेकिन इस कोड को जब आप रीड करोगे तो जब तक आप लाइन बाय लाइन कोड को समझोगे नहीं तब तक आप बता पाओगे कि ये दो नंबर को ऐड करेगा। और अगर मैं यहीं पे लिख दूं एडिशन ऑफ टू नंबर, अब इस कमेंट लाइन से क्या होगा? आप देखते ही समझ जाओगे कि ये प्रोग्राम दो नंबर को क्या करेगा? ऐड करेगा। तो जब आप रियल लाइफ इंडस्ट्री में जब आप जाओगे काम करने के लिए तो वहां पे कमेंट लाइन देना मैंडेटरी होता है। ठीक है? तो जो जो आप मॉड्यूल बनाओगे, जो जो प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, उसके पहले आपको कमेंट देना होगा कि ये जो मॉड्यूल आपने बनाया है उसका वर्किंग क्या है, क्या करेगा, ताकि आपके कोड को अगर दूसरा डेवलपर प्रोग्रामर देखे तो कमेंट लाइन को देखते ही समझ जाए कि आपने क्या किया हुआ है। आई बात समझ में? और इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इजी हो गया ना? अब समझ में आया कमेंट लाइन देते क्यों हैं? तो कमेंट लाइन देने का एडवांटेज ये होता है
कि अब मेरे इस कोड को कोई भी अनदर यूजर रीड करेगा तो देखते ही समझ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। हाँ, हाँ उसमें ग्रीन आएगा। ठीक है। हाँ वो तो मैसेज है, मैसेज भी ग्रीन कलर में दिखेगा, और मल्टीपल लाइन कमेंट भी अगर दोगे तो वो भी ग्रीन में दिखेगा। इतना क्लियर। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों नंबर को मैं ऐड भी करूँ, सब्सट्रैक्ट भी करूँ, मल्टीप्लाई भी करूँ, डिवाइड भी करूँ, तो साथ साथ मैं कमेंट देता जाऊंगा। अब मैंने दो नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया, इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो साथ साथ आप कमेंट लाइंस दोगे जिससे आपके कोड को कोई भी अनदर यूजर अगर रीड करे तो देखते ही समझ जाए कि आपके कोड में हो क्या रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही है सबको? तो ये छोटा सा हमने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना लिया। यही चीज हमने इंटरेक्टिव मोड में देखा था, लेकिन वहां पे हम लाइन बाय लाइन कोड कर पा रहे थे। यहाँ पे हमने एक साथ सबको बना लिया और एक साथ क्या किया, रन कर लिया। तो दोनों नंबर को ऐड कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये चीजें क्लियर हुई, नोट कर लो। ऐसे ऐसे आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने की। इसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? तो आइडल मोड में समझ में आ रहा है कैसे कैसे काम करना है आप लोगों को? तो अभी तक जितना मैंने बताया, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। हो गया यहाँ तक सबका? आगे देखें। चलो आगे देखो। मान लो मैंने इसके बाद एक मैसेज भी डिस्प्ले कर दिया। अब आपको एक चीज याद रखना है कि पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन होता है, मैसेज तो डिस्प्ले करता ही करता है, साथ साथ ये न्यू लाइन का भी काम करता है। अब जब मैं रन करूंगा ना, तो दोनों आउटपुट आपका अलग अलग लाइन में आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो जो प्रिंट फंक्शन है वो न्यू लाइन का भी काम करता है। आ रही बात समझ में?
जबकि सी प्लस प्लस में न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n लगाना पड़ता था। यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं लगाया, तो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में अपने आप आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो दोनों आउटपुट है वो एक ही लाइन में आए। आ रही बात समझ में? अभी आपका जो दोनों आउटपुट है अलग अलग लाइन में आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि दोनों आउटपुट जो है वो एक ही लाइन में आए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए प्रिंट के अंदर एक इंड नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। ये क्या करेगा, कर्सर को सेम रो में होल्ड करके रखेगा। अब आपका आउटपुट सेम रो में आ रहा है, बात समझ में आई? यहाँ पे बीच में मैंने सेपरेटर दे दिया, अगर मैंने यहाँ पे डैश दे दिया तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। तो जो सेपरेटर आप देना चाहो वो दे सकते हो। अगर आपने स्पेस भी नहीं दिया तो दोनों साथ साथ आ जाएगा। तो ये सेपरेटर का काम करता है, समझ गए? नोट कर लो। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट न्यू लाइन का काम करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो दोनों आउटपुट सेम लाइन में आए, तो इसके लिए मैं इंड एट्रीब्यूट यूज करूंगा। जहां जैसी नीड होगी वैसा आपको यूज करना होगा। क्लियर? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? अभी मैंने बताया था कि जब हम अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हर प्रिंट स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइन में आता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों आउटपुट जो आ रहा था वो एक ही लाइन में आए, तो इसके लिए इंड लगा दिया। जब तक आप इंड नहीं लगाओगे ना, तब तक दोनों आउटपुट सेम लाइन में नहीं आएगा। समझ गए? जैसे अगर मैंने ये हटा दिया तो अब आउटपुट आपका अलग अलग लाइन में आ रहा है, ये देखो अलग अलग लाइन में आउटपुट आ रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे इंड दे दिया, अब आउटपुट सेम लाइन में आ रहा है। आई बात समझ में? तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना। कोई डाउट किसी को? तो इतना समझ में आ रहा है? तो ये सारे सिंटेक्स आप लोगों को थोड़े प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इतना हो गया सबका? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे इंड में कोई भी आप सेपरेटर दे सकते हो, तो जो सेपरेटर दोगे वही उन दोनों के बीच में क्या आएगा, सेपरेट करेगा। समझ गए? चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मल्टीपल असाइनमेंट फीचर्स इन पाइथन। तो मैंने आपको बताया था कि पाइथन में आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक मिलेगी। जो काम आप अनदर लैंग्वेज में 4-5 लाइन में करोगे वो काम इसमें एक लाइन में कर सकते हो। तो हमें कोड ऑप्टिमाइजेशन वाली टेक्निक देखनी है। तो मल्टीपल असाइनमेंट फीचर आपको ओनली पाइथन में मिलेगा। ये फीचर सी++ जावा में नहीं होता। और ये कोड को क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, कैसे? देखो, हेडिंग डाल दिया, मैंने ए के अंदर 10 दे दिया। ठीक है, बी के अंदर मैंने 20 दे दिया, सी के अंदर 30.5 दे दिया। कोई डाउट? अब ये मैंने कितने लाइन का कोड लिखा, 3 लाइन का। अब ये 3 लाइन के कोड को
मैं पाइथन में एक लाइन में कर सकता, मल्टीपल असाइनमेंट फीचर का यूज करके। तो ये सिंटेक्स तो हर लैंग्वेज में चलेगा, लेकिन अब जो मैं सिंटेक्स लिखने जा रहा हूँ ओनली पाइथन में। ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30.5। तो जो काम हमने ये 3 लाइन में किया वही काम आपका एक लाइन में हो गया। अब अपने आप ऑटोमेटिक ए में 10 चला जाएगा, अब बी में 20 और सी में, ये देखो ए में क्या चला गया, बी में क्या चला गया, सी में क्या चला गया। बात समझ में आई? नोट करो। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट फीचर दे रखा है पाइथन में, जो अनदर लैंग्वेज में ये सिंटेक्स काम नहीं करेगा, और ये कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। 3 लाइन वाला काम आपने एक लाइन में कर दिया। बात समझ में आ रही है? हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? अब आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो आपको ए में भी 10 रख देना है, ए में भी 10 देना है, बी में भी 10 देना है, और सी में भी 10 देना है। तो ये 3 लाइन का कोड ना लिख के मैं ऐसे करूंगा, ए में भी 10 चला गया, बी में भी 10 चला गया, और सी में भी। तो मल्टीपल असाइनमेंट ऐसे भी कर सकते हो, नोट कर लो। आप मल्टीपल असाइनमेंट फीचर का यूज करके अलग अलग वेरिएबल में सेम वैल्यू भी दे सकते हो और डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हो। आपका सारा काम एक एक लाइन में हो रहा है। तो ये वाला जो सिंटेक्स है C++ जावा में नहीं चलेगा, ओनली पाइथन में। ठीक है? अब इसी से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछेगा, देखें। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? अब आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या है? क्रिएटिंग स्वैपिंग प्रोग्राम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। नोट करो। मैंने क्या किया, ध्यान से समझना इसको। ए में मैंने 10 दे दिया, ठीक है, और बी में 20। अब आपको इन दोनों नंबर को स्वैप करना है। स्वैप करने का मतलब क्या है? इंटरचेंज, यानी कि बी वाली वैल्यू ए में चली जाए और ए वाली वैल्यू बी में। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये लॉजिक लगाऊंगा, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। तो ये वाला जो लॉजिक है C++ जावा में काम नहीं करेगा। अब ये लॉजिक क्या करेगा, बी वाली वैल्यू ए में डाल देगा और ए वाली वैल्यू बी में डाल देगा। तो दोनों नंबर स्वैप हो गया। अब अगर मैं प्रिंट करके ए को डिस्प्ले करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा, और बी को डिस्प्ले करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, हाँ 10 आएगा। दोनों नंबर स्वैप हो गया। ये लॉजिक सबको समझ में आया? तो बी वाली वैल्यू ए में चली गई और ए वाली वैल्यू बी में चली। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो नंबर को आपको स्वैप करना है,
और कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना। तो मैंने केवल दो वेरिएबल यूज किया है, ए और बी। तो ऐसे ऐसे आपसे इंटरव्यू में लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना समझ में आ गया सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब हमें कोड ऑप्टिमाइज करना भी सीखना है। तो मैंने बताया था कि इस दो लाइन को आप एक लाइन में भी कर सकते हो। तो मैं दो बार प्रिंट ना लिख के मैं सीधे ऐसे कर सकता हूँ एक लाइन में। तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, एक लाइन कम हो गया, काम वही कर रहा है, दो बार लगा दिया हमने, आउटपुट वही आ रहा है, लेकिन आउटपुट सेम लाइन में आ रहा है। मेरे को ये नए नए लाइन में चाहिए, तो न्यू लाइन में करने के लिए यहाँ \n लगा दोगे। तो दो चीजें होती हैं, नोट कर लेना। एक \n होता है, तो \n का मतलब लिख लेना न्यू लाइन। और एक \t होता है, जिसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब गैप। कीबोर्ड में टैब की होता है, जैसे ही टैब की प्रेस करते हो वो जंप कर जाता है कर्सर। तो बाय डिफॉल्ट जो टैब गैप होता है वो 0.5 इंच होता है। कोई कंफ्यूजन? तो \n का मतलब न्यू लाइन और \t का मतलब हॉरिजॉन्टल टैब गैप, याद रखना है। तो ये दोनों आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे अगर मैंने \t लगा दिया तो ये देखो स्पेस ज्यादा आ गया, पहले स्पेस कम था, कम था, ये देखो स्पेस कम है। अब जैसे मैंने \t लगा दिया तो गैप ज्यादा आ रहा है। \t का मतलब समझ में आया सबको? क्लियर है? और गैप चाहिए? दो बार लगा दो। और ज्यादा चाहिए? तीन बार लगा दो। जितना दोगे उतना गैप होता जाएगा। हाँ तो कॉमा लगा दो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, जैसा करना चाहो वैसा करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमें यहाँ पे \t तो लगाना नहीं था, क्या लगाना था? n ना। हमें तो अलग अलग लाइन में आउटपुट चाहिए था। तो अब क्लियर है? दो बार प्रिंट करना पड़ रहा था, दो बार एक ही प्रिंट में अलग अलग लाइन में आए, तो \n लगाना मैंडेटरी। ठीक है, दो बार अलग अलग प्रिंट यूज किया था तब तो अलग अलग लाइन में आ रहा था, क्योंकि प्रिंट न्यू लाइन का काम करता है, अभी बताया था। लेकिन जब आप सिंगल यूज कर रहे हो तब तो देना पड़ेगा। हाँ जी, समझ में आया सबको? तो अभी तो हमने ए और बी में वैल्यू डायरेक्ट असाइन किया है। आगे हम रन टाइम पे इनपुट लेना सीखेंगे कि यहाँ पे मैं रन टाइम पे इनपुट दूं। अभी तो हमने वैल्यू फिक्स कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं प्रोग्राम रन करूँ तो वो यूजर से मांगे इंटर वैल्यू ऑफ ए और इंटर वैल्यू ऑफ बी। तो सी में रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए स्कैनफ यूज करते थे। ठीक है, तो अभी हम आगे रन टाइम पे इनपुट लेने का भी प्रोग्राम सीखेंगे। ठीक है, अब इसी को स्वैपिंग वाला प्रोग्राम दो तरह से इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक तो विदाउट थर्ड वेरिएबल,
और एक पूछा जाता है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब दूसरा हेडिंग डालो। अब सेम प्रोग्राम बनाना है, लेकिन मेरे को अब यहाँ पे थर्ड वेरिएबल लेके लॉजिक बनाना है। बात समझ में आ रही? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो। मैंने लॉजिक क्या बनाया, सी इक्वल टू ए, थर्ड वेरिएबल क्या ले लिया, सी, और ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। काम वही कर रहा है, आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ा? तो ये हमने लॉजिक बना दिया। अब ये काम कैसे कर रहा है ध्यान से समझना। मैंने ए में क्या दिया है, 10, और बी में, तो जब ये वाला लाइन आपका चलेगा, है ना, तो जो ए वाली वैल्यू है वो सी में क्या होगी, असाइन हो जाएगी। तो सी के अंदर वैल्यू क्या चला गया, 10 चला गया। अब जब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो बी वाली वैल्यू ए में चली जाएगी। तो पहले ए की वैल्यू जो 10 थी, अब वो ओवर राइट होके 20 हो जाएगी। तो यानी कि अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, क्योंकि बी वाली वैल्यू ए में क्या होगा, ओवर राइट होगा। क्लियर? अब जब ये वाला लाइन चलेगा तो सी वाली वैल्यू बी में चली जाएगी। तो बी की वैल्यू जो 20 थी, अब वो ओवर राइट होके 10 हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है। तो ऐसे आपको लॉजिक बनाना होता है। अब अगर ए और बी को डिस्प्ले करोगे तो यही तो आएगा। तो इस तरह से इसका वर्किंग है। सबको क्लियर हुआ? नोट कर लो। इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में वही वही चीजें पूछी जाती है जो कहीं यूज नहीं हो। तो इंटरव्यू में वो पूछेगा देखने के लिए कि आपको लॉजिक बनाना आता है या नहीं आता। ठीक है? तो दो तरह से आपको स्वैपिंग का प्रोग्राम सीखना है, एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल और एक में थर्ड वेरिएबल। तो जब हमने विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल देखा था तो हमारा लॉजिक एक ही लाइन में बन गया था। लेकिन जब हमने थर्ड वेरिएबल यूज किया तो हमें लॉजिक 3 लाइन में लिखना पड़ा। आ रही बात समझ में? तो बेस्ट कौन सा है, विदाउट थर्ड वेरिएबल। आई बात समझ में? हाँ जी, क्योंकि मल्टीपल असाइनमेंट फीचर नहीं, उसमें भी है, उसमें भी है, लेकिन मल्टीपल असाइनमेंट फीचर का यूज करके नहीं कर सकते। ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, ये सिंटेक्स सी में नहीं चलेगा, सी प्लस प्लस में नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे मल्टीपल असाइनमेंट का फीचर होता ही नहीं, ओनली पाइथन में पॉसिबल। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आज आप लोग रिकॉर्डिंग देख के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट लिखो, मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन। तो इतना आप लोगों को अगर आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था होल नंबर को क्या बोलते हैं, और फ्लोट को, डेसिमल को फ्लोट बोलते हैं, और कैरेक्टर को स्ट्रिंग बोला था। तो हमेशा याद रखना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड्स 4 बाइट ऑफ स्पेस। यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप इंटीजर वेरिएबल बनाते हो
तो वो कंप्यूटर के मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेता है? 4 बाइट का। फ्लोट वेरिएबल कैन होल्ड 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इन स्ट्रिंग each character can hold 1 byte of memory space। नोट करो। तो ये चीज आपको याद रखना है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप इंटीजर वेरिएबल बनाते हो तो वो कंप्यूटर के मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है। अगर कोई फ्लोट वेरिएबल बनाते हो तो वो 8 बाइट का मेमोरी लेता है। और स्ट्रिंग में ईच कैरेक्टर 1 बाइट। इतना क्लियर? स्पेस भी 1 कैरेक्टर लेता है। ठीक है। अब इसमें हम एक आईडी नाम का फंक्शन यूज करेंगे। इसके बारे में नोट कर लो। इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन एंड इट इज यूज फॉर टू फाइंड आउट मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल। तो किसी भी वेरिएबल का अगर आपको मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको आईडी नाम का फंक्शन यूज करना होगा। क्लियर? यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया सबका? प्रैक्टिकल देखें। तो पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि ये मेमोरी सेव करने का काम करता है। बाकी सब लैंग्वेज से अगर हम कंपेयर करें, C++, जावा के कंपेयर में पाइथन जो है मेमोरी को सेव करने का काम करता है। देखें, चलो ध्यान से समझना। A, B, C लिया। ए में हमने 10 स्टोर कर दिया। बी में मैंने 20 स्टोर कर दिया और सी में मैंने 30 स्टोर कर दिया। अब ये कंप्यूटर के मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है और सी के अंदर 30 है। 12 ना? अरे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो 4 4 बाइट लेगा तो 12 तो लेगा ना। तो अगर आप ऐसे अगर पाइथन में यूज करते हो तो 12 बाइट लेगा। सी में भी 12 बाइट लेगा। मतलब हर लैंग्वेज में 12 बाइट लेगा। कोई कंफ्यूजन? और सबकी अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो रही होगी। अब अगर मैं आईडी का यूज करके ए का मेमोरी एड्रेस पता करूंगा तो ये आ रहा है। अब अगर मैं बी का निकालूंगा तो अलग आएगा। और सी का अगर मैं निकालूंगा तो मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकता है। रैम पे, सिस्टम में रैम होता है, रैम के एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर हो रही है। तो वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है। इस एड्रेस को आपको याद नहीं करना। अब देखो अलग अलग आ रहा है। तो मेमोरी एड्रेस अलग अलग आने का मतलब
इनकी मेमोरी अलग अलग जगह एलोकेट हो रही है। इतना क्लियर हुआ? इसका मतलब ए के लिए भी 4 बाइट ले रहा होगा, बी के लिए भी 4 बाइट ले रहा होगा और सी के लिए भी 4 बाइट ले रहा होगा। इतना क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि पाइथन में अलग अलग वेरिएबल में अगर आप अलग अलग वैल्यू स्टोर करते हो तो सबके लिए अलग अलग मेमोरी लेता है। इतना क्लियर? लेकिन अब मैं क्या करता हूं, तीनों वेरिएबल में मैंने सेम वैल्यू ले लिया, यानी कि ए के अंदर भी 10 है, बी के अंदर भी 10 है और सी के अंदर भी। अब ये कितनी मेमोरी लेगा? तो सी में, सी प्लस प्लस में ये 12 बाइट लेगा, 12 बाइट। सबके लिए अलग अलग लेगा, 4 4 बाइट। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होगा। पाइथन में अगर आप अलग अलग वेरिएबल में सेम वैल्यू लेते हो तो सबके लिए एक ही मेमोरी एलोकेट होगी 4 बाइट का, और वही मेमोरी आपस में ये क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये प्रूफ कैसे करोगे? अगर मैं ए का जो मेमोरी एड्रेस निकालूंगा तो जो आपका ए का मेमोरी एड्रेस है सेम वही बी का है, सेम वही सी का है। अब इससे प्रूफ हो गया। तीनों का मेमोरी एड्रेस सेम आने का मतलब एक ही मेमोरी एलोकेट हुई, यानी कि यहाँ पे 8 बाइट की मेमोरी आपकी सेव हो गई। आई बात समझ में? अब जैसे ही आपने बी में वैल्यू चेंज कर दिया, अब अगर आप बी का एड्रेस देखोगे तो वो अलग चेंज हो चुका होगा, क्योंकि वैल्यू चेंज कर दिया। तो जब तक वैल्यू सेम है तब तक तो एड्रेस सेम होगा, लेकिन जैसे ही आपने वैल्यू चेंज कर दी एड्रेस चेंज हो गया। अभी ए और सी का तो सेम है लेकिन बी का चेंज हो गया। नोट कर लो। तो अभी से आपको ये याद रखना है कि पाइथन में अगर आप अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू दोगे तब तो सबके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन अगर आपने अलग अलग वेरिएबल में सेम वैल्यू दे दिया तो अलग अलग मेमोरी एलोकेट ना होके सबके लिए एक ही मेमोरी एलोकेट होती है। आई बात समझ में? जबकि सी सी प्लस प्लस में वैल्यू अलग अलग हो या सेम हो सबके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है। तो यहाँ पे मेमोरी सेव करने का काम कर रहा है। समझ में आया? तो हर तरह से आपको पाइथन का एडवांटेज मिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन? मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आया? तो ये सबका प्लस पॉइंट मिलेगा आगे डेटा एनालिसिस में। जब हम डेटा एनालिसिस में काम करेंगे तो वहां पे हमारे पास मिलियन बिलियन डेटा होगा, तो वहां पे हमें मेमोरी को सेव भी करना है। ठीक है? तो अब आपको मल्टीपल असाइनमेंट फीचर और मेमोरी मैनेजमेंट क्लियर हो गया सबको? बेसिक बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं सबको? नोट डाउन कर लिया यहाँ तक? तो आईडी एक फंक्शन है जिससे आप मेमोरी एड्रेस पता कर सकते हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब कल मैं आप लोगों को रन टाइम पे इनपुट लेना और भी चीजें बताऊंगा। फिर कल मैं कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट दूंगा आपको करने के लिए। ठीक है? चलो अब आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज की भी हेलो रिकॉर्डिंग आप लोग साथ साथ डाउनलोड कर लेना। ठीक है? हाँ जी। सर, जैसे कि मतलब इंटीजर जो है सर, मतलब पाइथन सी प्लस प्लस इनमें 4 बाइट लेता है सर, और हाँ जी सी सब में भी में। लेता है, बट अकॉर्डिंग टू गेट कंपाइलर तो वहाँ पे हाँ, 2 बाइट आजकल लेता है सर। आजकल 32 कंपाइलर नहीं आता, सारे 64 बिट के ही कंपाइलर आते हैं। पहले आता था। ठीक है? बट सर, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब जो गेट में आता है स्टैंडर्ड कंपाइलर जो लोग देते हैं, वहाँ पे तो 2 बाइट ही लेता है सर। मतलब अब कई बार ऐसा मोस्टली हुआ जितने भी फंक्शंस बनते हैं ना वो सब 64 बिट पे ही काम करता है। तो स्टैंडर्ड को हम मानेंगे। समझ गए? है। ओके, थैंक यू सर। चलो कल मिलते हैं।